अभिप्रेरणा अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के लैटिन धातु मोटम शब्द मोवेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, अग्रसर होना या गति करना। गुण के अनुसार किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने एवं लक्ष्य तक पहुंचने की आंतरिक शक्ति अभिप्रेरणा कहलाती है। इसके अंदर अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। क्रेजफील्ड अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। रिली एंड लेविन अभिप्रेरणा बालक द्वारा किसी कार्य को करने की आंतरिक शक्ति है, जिसे बालक समय उत्पन्न करता है। अभिप्रेरणा की विशेषता अभिप्रेरणा की जननी आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए मुख्य चालक हृदय, आत्मा, श्रवणपथ सर्वोत्त उत्कृष्ट राजमार्ग के रूप में कार्य करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था को कहा जाता है जो काल्पनिक होती है। अभिप्रेरणा अमूर्त होती है। अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ एक ऐसी आवश्यकता से होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन है। यह परिवर्तनशील बल है। यह व्यक्ति की सक्रिय जागृति अवस्था को प्रदर्शित करती है। यह उद्देश्य आधारित एवं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। अभिप्रेरित व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है। अभिप्रेरित व्यक्ति में भावात्मक पक्ष अत्यधिक उग्र होता है। अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता पाई जाती है। अभिप्रेरणा एक साधन है, साध्य नहीं। अभिप्रेरणा के कारण अभिप्रेरणा के प्रकार दो प्रकार की होती है। सकारात्मक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। यह व्यक्ति के साथ उत्पन्न होती है। इस प्रेरणा से प्रेरित व्यक्ति निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरकों से प्रेरित अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा का ही उदाहरण है, जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र विसर्जन आदि। प्रेरकों से उत्पन्न अभिप्रेरणा नकारात्मक बाह्य अभिप्रेरणा। यह व्यक्ति में बाह्य कारकों द्वारा प्रेरित की जाती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, लोभ, लालच, प्रतिष्ठा आदि। अभिप्रेरणा के सोपान चरण: आवश्यकता, चालक, प्रणोत, अंतर्नोत, प्रोत्साहन, लक्ष्य। भोजन की कमी, भूख, भोजन। पानी की कमी, प्यास, पानी। रोजगार की कमी, बेरोजगारी, नौकरी। आवश्यकता दो प्रकार की होती है। कमी से वृद्धि से आवश्यकताएं दो की होती है। अनिवार्य आवश्यकताएं यह जन्मजात होती है। यह उनकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे शारीरिक, आंतरिक, जैविक, देही आवश्यकताओं के नाम से जाने जाती है, जैसे भोजन, पानी, नींद, काम एवं मलमूत्र विसर्जन की आवश्यकता। गैर अनिवार्य आवश्यकता यह वातावरण से अर्जित आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक नहीं होता, अतः इन्हें बाह्य, वातावरणीय, सामाजिक एवं कृत्रिम आवश्यकताओं के नाम से जाना जाता है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, अनुमोदन आदि की आवश्यकता। चालक: प्रत्येक आवश्यकता एक चालक को होता है, जो आवश्यकता होने पर सक्रिय होता है एवं आवश्यकता की पूर्ति होने पर शांत हो जाता है, अतः चालक प्रणोद वैसे तनाव को या क्रियाशीलता की अवस्था को कहा जाता है, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोत्साहन, लक्ष्य, प्रेरक। यह अभिप्रेरणा का अंतिम चरण होता है। आवश्यकता से उत्पन्न चालक तब तक सक्रिय रहता है जब तक उसे प्रोत्साहन नहीं मिल जाता। प्रोत्साहन की प्राप्ति ही आवश्यकता की पूर्ति माना जाता है। अभिप्रेरक वे कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं मेस्लो के अनुसार: भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र विसर्जन, अर्जित प्रशंसा, पुरस्कार। थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक है, खेल, अनुकरण,
प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति, प्रेम, स्नेह, सुझाव, मनोरंजन, घृणा, ईर्ष्या, कृत्रिम प्रशंसा, पुरस्कार, पद, सम्मान, नौकरी, गाड़ी, मकान, गिरहट, जैविक, जन्मजात, भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र विसर्जन आदि। सामाजिक, आत्म सुरक्षा, आत्म गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, अनुमोदन, नौकरी, मनोविज्ञान, ईर्ष्या, घृणा, स्नेह, प्रेम, आनंद, दुख, क्रोध, उल्लास, हर्ष। अभिप्रेरणात्मक चक्र, अभिक्रिया के चरणों का सक्रिय योग अभिप्रेरणात्मक चक्र का निर्माण करता है। यह निम्न प्रकार से बनते हैं। चक्रीय, ऐसा चक्र जो स्वतः संचालित होता है। इसमें कुल 3 प्रकार होते हैं, जैसे अनिवार्य आवश्यकता का चक्र, आवश्यकता चालक, प्रोत्साहन, संज्ञानात्मक, अभिप्रेरणात्मक चक्र। ऐसे चक्र जो स्वतः संचालित ना होकर संज्ञान द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसकी अवधारणा लेसी ने दी, जैसे गैर अनिवार्य आवश्यकता का चक्र, आवश्यकता चालक, प्रोत्साहन, संज्ञान। एनसीईआरटी के अनुसार अभिप्रेरणा के 6 चरण होते हैं। आवश्यकता चालक, उत्तेजना, उद्दीपन, लक्ष्य निर्देशन, व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना की कमी। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रमण सिद्धांत, अब्राहम मेस्लो ने पिरामिड के रूप में व्यक्ति की कुल 5 आवश्यकताएं बताई, जिन्हें एक व्यवस्थित क्रम में रखते हुए प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के बाद नई आवश्यकता के जन्म लेने की बात कही है। जैविक आवश्यकता, सुरक्षा प्राथमिक, सामाजिक स्नेह, प्रेम, सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा। आत्म वास्तवीकरण, आत्म सिद्धि की आवश्यकता, गौण। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही एक व्यक्ति अभिप्रेरित रहता है। इन्हें प्राथमिक से गौण, निम्न से उच्च मानसिकता स्तर की ओर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें सबसे अंतिम आवश्यकता आत्म सिद्धि होती है, तो इसे आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। आत्म सिद्धि व्यक्ति सपूर्त, आत्म जागरूक, समाज के प्रतिक्रियाशील, सृजनात्मक, नवीनता एवं चुनौती से सामना करने की शक्ति। मूल प्रकृतियों का सिद्धांत, विलियम मैकडूगल। इस सिद्धांत के अनुसार बालक मूल प्रवृत्तियों के कारण विप्रेरित होता है। मूल प्रवृत्ति, मैकडूगल ने प्राणियों के व्यवहार की व्याख्या करने हेतु इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार कुल 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, जो अलग अलग संवेगों से संबंधित होती है। यह मूल प्रवृत्ति जन्मजात व सार्वभौमिक होती है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड। इसके अनुसार व्यक्ति अचेतन मन से दमित इच्छाओं के कारण व्यवहार करता है, अर्थात इसका व्यवहार इन्हीं अपूर्ण दमित इच्छाओं द्वारा निर्मित होता है। यह इसके अभिप्रेरित करने का कारण है। फ्राइड ने व्यक्ति में 2 मूल प्रवृत्ति बताई है, जीविका जीने की इच्छा, इरोज, रचनात्मक निर्माणात्मक कार्य, मुमूर्षा बनने की इच्छा, थनेस्टोन विध्वंसात्मक कार्य, उपलब्धि। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, एटकिंसन में क्लीलैंड। इस सिद्धांत के अनुसार बालक उपलब्धि अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का तात्पर्य बालक द्वारा श्रेष्ठता के एक खास स्तर को प्राप्त करने की इच्छा जहाँ से लगाया जाता है। प्रत्याशा का सिद्धांत, विक्टर रूम। इस सिद्धांत में बालक किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि उसे उस कार्य के वांछनीय परिणाम की प्रतीक्षा उम्मीद रहती है।
संतुलन श्रेथेया का सिद्धांत। चैंपियन एपल कॉपर। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी असंतुलन में से संतुलन की स्थिति में लौटने के लिए अभिप्रेरित रहता है। अभिप्रेरणा का एक्स एंड वाई सिद्धांत। एक्स कारक से प्रेरित व्यक्ति नकारात्मक अवधारणा को प्रदर्शित करता है, अतः यह अक्षात विहीन एवं आलसी होता है। यह केवल शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता तक सीमित रहता है, जबकि वाई कारक से प्रेरित व्यक्ति सकारात्मक अवधारणा से वह युक्त, महत्वाकांक्षी एवं क्षमता युक्त होता है, जो आत्म सिद्धि की आवश्यकता तक कार्यरत रहता है। द्वितीय घटक सिद्धांत। हर्ज़बर्ग। इस सिद्धांत के अनुसार बालक निम्न दो घटकों के कारण अभिप्रेरित रहता है। आरोग्य घटक, अभिप्रेरण घटक। सक्रियता का सिद्धांत। सेल्सबरी, मेलमो, लीडस्ले। इस सिद्धांत के अनुसार मांसपेशियां एवं मानसिक क्षमताओं की दक्षता के कारण बालक अभिप्रेरित रहता है। लक्ष्य परक सिद्धांत। लोथम। इस सिद्धांत में लक्ष्य का स्वरूप बालक को अभिप्रेरित करता है। समायोजन। व्यक्ति की आवश्यकताएं और वातावरण की मांगों के मध्य समन्वय होना समायोजन कहलाता है। समायोजन के उपाय, तरीके, विधियां। समायोजन को बनाए रखने के लिए व्यक्ति द्वारा दो प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। प्रत्यक्ष उपागम। इन तरीकों को कोपिंग व्यवहार के नाम से जानते हैं। इसके तहत व्यक्ति समस्या पर आक्रमण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, जिससे उसका समायोजन बना रहता है। इसके तहत बालक निम्न उपाय अपनाता है, जैसे बाधाओं का निराकरण, मार्ग परिवर्तन, व्याख्या एवं विश्लेषण करना, निर्णय एवं निष्कर्षण, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, अप्रत्यक्ष उपागम। इन्हें रक्षा तंत्र, मनोरचनाएं, सामाजिक रचनाएं, अहम रक्षा तंत्र आदि के नाम से जानते हैं। रक्षा तंत्र के तहत व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए कुछ तरक या उपाय विकसित कर लेता है, जो इसे पीड़ा से बचाते हैं, जिसके कारण उसका समायोजन बना रहता है। कोपिंग का अर्थ सामना करना, जबकि रक्षा तंत्र का अर्थ भागना होता है। प्रमुख रक्षा युक्ति। स्वप्न दोष। आंखें खोलकर स्वप्न देखना। जैसे एक व्यक्ति अविवाहित बेरोजगार युवक द्वारा कक्षा में बैठे डीजे के साथ घोड़े पर बैठकर बारात लेकर जाना। आक्रामकता। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण समायोजन बिगड़ा है, सीधे तौर से उसी पर क्रोधित होना आक्रामकता कहलाता है। जैसे मित्र द्वारा गाली देने पर उसे दो थप्पड़ लगाना। विस्थापन। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति पीड़ा पहुंचाने वाली घटनाओं को किसी वस्तु, व्यक्ति आदि पर स्थानांतरण करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है। जैसे सास द्वारा डांटने पर बहू द्वारा रसोई में जाकर बर्तनों को उठा कर पटकना। आत्मीकरण तथा आत्मकरण। इस रक्षा तंत्र के तहत व्यक्ति अपने आप को किसी बड़े व्यक्ति के साथ जोड़कर अपने कद को ऊंचा करने का प्रयास करता है। विज्ञापन की दुनिया इसी पर आधारित होती है। जैसे एक लड़की द्वारा प्लाजो पहनकर अपने आप को आलिया भट्ट समझना, भूपेश जी द्वारा अपने आप को भगवान समझना। दमन। इस रक्षा तंत्र में पीड़ा पहुंचाने वाले विचार, घटनाओं आदि को व्यक्ति बलपूर्वक अचेतन मन में धकेल कर इन्हें भूलने का प्रयास करता है और अपने समायोजन को बनाता है। इससे चयनात्मक मरण भी कहते हैं। जैसे ब्रेकअप होने के बाद एक व्यक्ति द्वारा प्रेम प्रतीकों जैसे उपहार, तस्वीर आदि को शराब पीते हुए जला देना। संबंध।
इसमें पीड़ा पहुंचाने वाली घटनाओं, विचारों आदि को शांतिपूर्ण चेतन मन में धकेला जाता है। जैसे ऑटो वाले से झगड़ा हो उन्हें पर यह कहकर चले जाना कि छोड़ो, हुआ सो हुआ। तदात्तीकरण, संशोधन, मार्गान्तीकरण। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति समाज के द्वारा स्वीकृत उपायों को अपनाकर अपनी पीड़ा को कम करने का प्रयास करता है। जैसे लड़ाई झगड़ा करने वाले युवक द्वारा बॉक्सर बन जाना या सेना में भर्ती हो जाना। तुलसी एवं सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन, क्षतिपूर्ति। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपनी कमियों की पीड़ा को बचने के लिए या तो किसी क्षेत्र में विशेषता हासिल करता है या कोई कृत्रिम उपाय अपनाकर अपनी क्षति की भरपाई करता है। जैसे एक विकलांग बालक द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, एक छोटे कद वाली लड़की द्वारा हाई हील पहनना। प्रतिगमन का तात्पर्य होता है भूतकाल में लौटना। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए उन उपायों को अपनाता है जिन्हें वह बाल्यावस्था में छोड़ चुका है। जैसे एक 35 वर्षीय युवक द्वारा रेट में फेल हो जाने पर जोर चीख कर रोना, एक लड़की द्वारा पियर आकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो जाना। पलायन। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति पीड़ा पहुंचाने वाली परिस्थितियों से दूर भाग जाता है या भागने का प्रयास करता है। जैसे बालक द्वारा रेट की तैयारी को छोड़कर कृषि कार्य में लग जाना। प्रतिक्रिया निर्माण। इस रक्षा तंत्र में पीड़ा पैदा करने वाली घटनाओं के ठीक विपरीत विचार व्यक्त करके या क्रिया करके व्यक्ति अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है। जैसे एक सौतेली माँ द्वारा अपने बेटे से प्रेम पूर्वक बातें करना, मुँह में राम बगल में छुरी, सो चूहे खाकर बिल्ली, हज को चलने वाली कहावतें, सत्यता को नकारना। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन बनाए रखने के लिए सत्यता को नकार कर कुछ समय के लिए अपनी पीड़ा को कम करने का प्रयास करता है। जैसे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसे स्वीकार नहीं करना। प्रक्षेपण। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपनी कमजोरियों से बचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषारोपण करता है और अपने समायोजन को बनाए रखने का प्रयास करता है। जैसे नाच न जाने, आंगन टेढ़ा, बल्लेबाज द्वारा आउट होने पर अपने बल्ले को दोष देना। तर्कीकरण, युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण, औचित्य स्थापन। इस रक्षा तंत्र में अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए व्यक्ति कुछ ऐसे बुद्धिमुक्तापूर्ण तर्क देता है जो इसकी असफलता के औचित्य को स्थापित कर सके, जिससे वह अपनी पीड़ा से बच जाए। जैसे अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं। एक व्यक्ति का प्रमोशन नहीं होने पर यह कहना कि ठीक हुआ वरना जिम्मेदारी बढ़ जाती। बालक परीक्षा में फेल होने के बाद यह बहाना करता है कि प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से बाहर का था। पृथक्करण। इस रक्षा तंत्र में कुसमायोजन उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से अपने आप को तटस्थ कर लिया जाता है। जैसे सास बहू का झगड़ा होने पर पति द्वारा गार्डन में जाकर बैठ जाना। समायोजन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक, निराशा, कुंठा, वैगनाशा। जब बालक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है और बाधाएं उसका रास्ता रोक देते तब बालक निराशा का शिकार हो जाता है। दुश्चिंता। जब अचेतन में दमित इच्छाएं लौट कर चेतन मन में आती है तब बालक दुश्चिंता का शिकार होता है। दबाव। जब बालक से कोई अनुचित मांग रख दी जाए तो इसकी क्षमता से पूरे हो एवं उसके अस्तित्व को खतरे में डाल दे तब बालक तनाव का शिकार होता है। संघर्ष, द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व। बालक के सामने कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि उसे दो प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्यों में से एक को चयन करना पड़ता है। इस समय यह बालक के मस्तिष्क में संघर्ष की उत्पत्ति होती है।
यह निम्न प्रकार का होता है। उपागम संघर्ष। दो सकारात्मक लक्ष्यों में से एक का चयन करते समय मस्तिष्क में उत्पन्न संघर्ष उपागम प्रकार का होता है। उदाहरण जैसा एक गधे हरे घास की दो गठलियों के बीच में मरा। उपागम परिहार संघर्ष। जीवन में कई बार ऐसे लक्ष्य आते हैं जो जितना आकर्षक होता है उतना ही भयभीत भी करता है। आकर्षकता के कारण इसे प्राप्त कर लिया जाए या भय के कारण इसे छोड़ दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में उपागम परिहार संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे एक व्यक्ति बाइक खरीदना चाहता है लेकिन पैसे खर्च करने से डरता है। परिहार संघर्ष। जब बालक के सामने दो नकारात्मक लक्ष्य आ जाए एवं इनमें से एक को स्वीकार करना पड़े तब मस्तिष्क में परिहार संघर्ष उत्पन्न होता है। इधर कुआं इधर खाई वाली कहावत है बहु उपागम परिहार संघर्ष है। यदि दो से अधिक लक्ष्य में से एक का चयन करना पड़े तब इस प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे मिठाई की दुकान से एक मिठाई का चयन करना।